जैसे हमने बोला कि नंबर 1 H2O सॉलिड मतलब आइस, आइस को जब आप हीट करते हो तो वो लिक्विड पानी बनता है, ठीक है ना। ये आइस है, आइस को आपने हीट किया, आइस को आप हीट कर रहे हो तो पानी बन रहा है, ठीक है, लिक्विड वाटर बन रहा है, पहली चीज। तो आप इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन क्या कहोगे, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? ओके, मैं ऐसे करके लिखती हूँ बच्चों, कंडीशन favorable for formation of water, for formation of water। फेवरेबल कंडीशन क्या होगी अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ना, अरे भैया बर्फ को पिघलाना हो तो उसको गर्म कर दो ना, वो पिघल जाती है, कॉमन सेंस है ना। और आपको ऐसे भी दिख सकता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, एक फैक्टर बढ़ गया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अगर करने लग जाएगा कि अपना जो भी आपने एक्स्ट्रा हीट दी है वो हीट अपनी कंज्यूम हो जाए। मुस्कान, इज दैट करेक्ट? यस मैम। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ कि एक तो हाई टेम्परेचर इज राइट, अभी मैंने बोला कि बच्चों मुझे ना आप प्रेशर के टर्म्स में बताओ कि प्रेशर अप्लाई करने पे प्रेशर मेरे को इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए कि बर्फ से पानी बन जाए, प्रेशर इंक्रीज करूं कि डिक्रीज करूं? अभी दिस के अंदर मुझे डाउट है और ये हमने डिस्कस नहीं किया, तो आई एम श्योर अभी आप लोग को भी शायद अभी नहीं पता हो, बट उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक बात बताओ, बर्फ और पानी में डेंसिटी किसकी हाई होती है, बर्फ की कि पानी की? पानी की। पानी की डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, इसकी डेंसिटी कम, या ऐसे लिख देती हूँ डेंसिटी लो और इसकी डेंसिटी हाई, ठीक है, कंपैरिजन में। तो लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बर्फ की डेंसिटी लो है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई, क्योंकि डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती ना, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, कितने मोल्स है वाटर के, उसको आप 18 से मल्टीप्लाई करके मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना अपना। तो इसकी वॉल्यूम हाई और इसकी वॉल्यूम लो। तो अब इसके अंदर आप लोग सोचोगे कैसे, सोचने का तरीका, जब भी पुराने वाली जगह पे जब हमने पुराने वाले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, तो हम लोग जब ये प्रेशर की बात करते थे तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते थे। यहाँ तो कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो आप कैसा सोचोगे, प्रेशर बढ़ाने पर, जैसे मैं पिस्टन को धक्का दे रही हूँ ऐसा करके ना, ऐसा सोच लेना दिमाग में, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, करेक्ट? तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम किस डायरेक्शन में घट रहा है, हाई से लो इधर जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी कि बर्फ से हम पानी बना सकते हैं। और देखा भी तो है, बर्फ को कूटो तुम तो पानी बन ही जाएगा ना, बहुत ज्यादा कूटोगे तो चूरा चूरा हो गया, वो पानी से बनने लग जाता है। तो वही वाली चीज है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैसे, तो जब भी आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करना, जैसे पिस्टन को ऐसा करके सोच लेना मन से, ये जो है मन के उससे सोच लेना कि हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम घट गया, रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, ऐसा करके। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज किधर से हो रही है, आई से लिक्विड पानी के अंदर वॉल्यूम हाई टू लो ऐसा करके जा रही है ना। तो फिर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस। क्लियर, ये चीज समझ में आई बच्चों? यस मैम। तो क्या आप लोग मुझे
बिकॉज दिस इज क्लियर टू यू। क्या सबने नोट डाउन कर लिया है? जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है, मतलब नहीं किया, वो लोग प्लीज नोट डाउन करो। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बनाओ, तभी सोचो कि क्या टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हो सकती है। अनुभव भी आज क्लास में बहुत दिन बाद आया है। हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, यस। और क्या मैं हाई नेक्स्ट पेज प्रेशर। पे आ जाऊं बच्चों? यस मैम। आई थिंक सबने लिख लिया है। Pressure also है. हाँ लिख लो। अच्छा लिख लिया ना? हाँ तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं केस 2। हाँ नंबर 2, ऐसा दूसरा एग्जांपल। पानी है, उसको आप हीट करते हो तो फिर वाटर वेपर बन जाता है। तो टेम्परेचर तो इंक्रीज ही करने में फायदा, वो तो हमें पता ही है, वैसे भी कॉमन सेंस भी है। पानी को आप गर्म करते हो तो वो भाप बनने लग जाता है। तो ऐसे आप पानी को हीट करोगे तो हीट किया, ये बढ़ रहा है, तो हीट को कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है? फॉरवर्ड में। तो वो तो अपना उसे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जब हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज, उसमें डिफिकल्टी आते है कि वो हमको नहीं पता है। सो लिक्विड वाटर और गैसियस वाटर वेपर, ठीक है। वॉल्यूम किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है? वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होती है। इसकी लेस और गैस की वॉल्यूम हाई, है ना। गैस तो भैया जितना कमरे में जगह है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ना, यस मैम। है ना। तो कौन सी डायरेक्ट प्रेशर डिक्रीज करूंगी तब फॉरवर्ड में जाएगा कि प्रेशर इंक्रीज करूंगी तब फॉरवर्ड में जाएगा? मैं पूछ रही हूँ। इंक्रीज। कंडीशन फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ Pressure वाटर increase. वेपर। एक सेकेंड है बेटा, मैं बोल रही थी तो मैं सुन नहीं पाए। तो प्रेशर डिक्रीज करूं कि फॉरवर्ड में जाए, कि प्रेशर इंक्रीज करूं तो फॉरवर्ड में जाएगा? इंक्रीज। ऐसे सोचो। मैम decrease करेंगे ना. प्रेशर डिक्रीज, यस प्रेशर डिक्रीज। क्यों प्रेशर डिक्रीज? क्योंकि प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ाते, प्रेशर इंक्रीज करते, तो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में घट रहा है? ऐसा करके चलता ना, राइट टू लेफ्ट। हमको तो लेफ्ट टू राइट चलना है ना, वाटर वेपर बनाना है। तो प्रेशर डिक्रीज कर दो। प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। इधर से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना लेफ्ट टू राइट, तो प्रेशर डिक्रीज एंड टेम्परेचर तो आपको समझ में आ ही गया। हाँ वेरी गुड दिव्यांशु, वेरी गुड। क्या ये सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। यहाँ पर जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग क्योंकि गैसियस मोल्स की नहीं बात कर रहे हैं, इधर जितने पानी के मोल मतलब H2O के मोल्स है, मॉलिक्यूल्स, उनको उधर भी सेम ही मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जब भी फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सेम सब्सटेंस है, बस फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? Yes मैम. ओके, एक तीसरा एग्जाम्पल करूं। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही बच्चों। यस थर्ड मैम। एग्जाम्पल, Yes. और यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड का फ्रॉम ग्रेफाइट। और ये तो मैं टेम्परेचर वाला तो लिख ही देती हूँ, ठीक है। और इसके आपको बताना है, और इसके अंदर मैं ना वो बता देती हूँ डेंसिटी, क्योंकि आपको पता नहीं होगी तो मैं इस केस में बता देती हूँ कि इसकी डेंसिटी लो होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, दिस इज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वरना आपको जज करने में मुश्किल होगी। ठीक है, और आपको अब मुझे बताना है कंडीशन फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। प्रेशर भी और टेम्परेचर भी बताओ। कंडीशन फेवरिंग टेम्परेचर फॉर्मेशन हाई, प्रेशर हाई। डायमंड। तो टेम्परेचर क्या बोला मुस्कान? मुस्कान ने बोला, अनन्या ने बोला? हाई मैम। मुस्कान बोल। हाँ मैं बोलो। टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर तो हाई, वेरी गुड। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, जिस दर में हाई हीट जो दिया आपने वो कंज्यूम हो रही है। और प्रेशर हाई। बिल्कुल करेक्ट है, प्रेशर भी हाई। और इसको ऐसे लो डेंसिटी मतलब वॉल्यूम हाई, क्योंकि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो इनवर्स रिलेशन, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम। तो प्रेशर अप्लाई करने पर, प्रेशर अप्लाई करे तो वॉल्यूम घट रहा है, तो हाई टू लो।
तो और हमको वैसे भी पता था हाई प्रेशर टेम्परेचर पर ही डायमंड बनता है, कितना नीचे जो खान होती है वो मतलब वो माइंस वगैरह होती है, कितना अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ही वो डायमंड बनता है। तो हमको वैसे ही पता था बाय डिफॉल्ट कि हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है और हमको रिएक्शन से भी समझ में आ रहा है। दिस वाज सिंपली फिजिकल इक्विलिब्रियम के 2-3 एग्जांपल्स। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो अब नेक्स्ट एक और चीज मुझे समझानी है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही बच्चों। एक और चीज मुझे समझानी है विच इज एबनॉर्मल मैम एक क्वेश्चन है, क्या बेटा? एक क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलो। मैम, H2 का pH वैल्यू क्या होता है? H2O का pH वैल्यू आपको टेम्परेचर के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस बोल रखा हो तो pH 7 होएगा। अगर आपका टेम्परेचर को आप चेंज कर दो तो pH वैल्यू चेंज होती जाती है। मैम इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तुम ऐसे करके ओके मैंने ये पढ़ाया नहीं पर मैं वैसे बताती हूँ। टेम्परेचर आप जब भी जो KW लेते हैं एक्चुअली 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 10⁻⁻14 आ रहा है। 25 से आई थिंक 69, 70, 80, 90 पे कुछ होता है तो वो 10⁻12 हो जाती है एक में वैल्यू KW की। KW अगर 10⁻12 हुई तो pH हो गया 6। डिक्रीज। ठीक है, ऐसा करके होता है। एग्जैक्ट मैं भूल गई हूँ लेकिन तुम लोग मेरे को टाइम दोगे तो एक क्वेश्चन दूंगी बीच में, मैं तुमको एग्जैक्ट वाली बता दूंगी। ठीक है, तो आप ऐसा टेम्परेचर बढ़ाने पर pH घटा। लेकिन प्योर वाटर के लिए मैं बोल रही हूँ जब भी KW की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि वो 10⁻14 की जगह 10⁻13 या 10⁻12 वो वाली वैल्यू आती है। ठीक है, आगे बढ़ रही मैं। Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसका क्या मतलब है? उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल से पहले उसका रीजन समझते हैं क्यों मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल आ रहा है और फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। अभी ना हमने लिया N2O4। ठीक है, मैंने एक डब्बा लिया, क्लोज डब्बा और कंटेनर, और उसके अंदर मैंने डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 गैस डाल दी और मैंने बोला कि बेटा तुम लोग ना मुझे ऐसा करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर दो। ठीक है, मैंने 1 मोल डाली है, मैं तुम्हें ऐसा ही बोला कि बेटा मैंने 1 मोल डाली है तो 1 मोल N2O4 का तुम मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकाल कर दो। तो तुम कहोगे कि मैम ये तो बहुत आसान है। हम ऐसा करते हैं 14 2 28, 16 4 64, कितना हो गया? 8 + 4 12, 92। तुम बोलोगे कि मैम इसका मॉलिक्यूलर जो इसका मास है ना, जो आपने डब्बे में N2O4 डाली है, 1 मोल N2O4 डाली है, उसका मास आना चाहिए 92 ग्राम। फिर मैंने कहा ठीक है चलो हम ऐसे अब हम इसको ऐसा वेइंग बैलेंस लेकर मेजर करते हैं। तो वो 92 नहीं आया, वो 92 की जगह आ गया 70, 80, 85 ऐसा कुछ भी आ गया। तो फिर नाउ वी हैव अ कंफ्यूजन कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल ही डाला है तो 1 मोल का 92 ही आना चाहिए, बट 92 नहीं आया, वो 70, 80 कुछ आ गया। तो वो रीजन उसका ये है कि मॉलिक्यूलर मास जो एबनॉर्मल आया, इट इज नॉट नॉर्मल, 92 नहीं आया, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो N2O4 ना थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो गया इनटू NO2। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि T = 0 पर, ऐसा शुरू में मैंने बोला कि 1 मोल था ये, और ये तो था ही नहीं क्योंकि मैंने डब्बे के अंदर N2O4 डाला 1 मोल। तो जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, इसके x मोल्स चले गए और इसके, क्योंकि 2 है तो 2x मोल्स फॉर्म हो गए। तो मास कितने का निकलेगा? 1 - x, इसके मोल्स इनटू N2, करेक्ट, प्लस, या ऐसे करके लिख देती हूँ, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ। मोल्स का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसका मोलर मास मतलब जो है मास कितना निकलेगा N2O4 का हमको निकालना है। तो 1 - x, इसके जितने मोल्स हैं इंटू 92 प्लस 2x, और NO2 का कितना होगा? 14 + 32, 46। तो
46 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जितना भी आता है मतलब ये वाला मास निकलेगा, जिसको मैंने बोला अगर कि बेटा इसका मास 80 आया तो तुम x की वैल्यू निकाल लोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो रही है, कितना परसेंट वो डिसोसिएट किया है या कितना परसेंट डिसोसिएट नहीं किया है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? कि मैंने 1 मोल डाला था, 1 मोल का मास N2O4 का 92 आना चाहिए था, बट वो 92 ना आकर 80 आया। तो क्यों आया 80? रीजन है उसका ये कि वो 1 मोल ना एज इट इज संभल के बैठा हुआ नहीं रहा, वो डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट कैसे हो गया? 1 माइनस एक्स और ये 2x, इसमें से x निकले, 1 से 2 बनते हैं तो क्योंकि x निकले थे तो 2x बन गए, और 1 माइनस एक्स को 92 मतलब इसके जितने मोल्स बचे इंटू 92 प्लस जितने इसके फॉर्म हुए इंटू 46, तो वो अपना फाइनल मास ऑफ द मिक्सचर बना। समझ में आया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास Yes, का ma'am. फायदा ऐसा क्यों करे? अब ऐसे ही जैसे N2O4 डिसोसिएट करता है, ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसोसिएट कर लेते हैं। एसोसिएट मतलब जैसे एन एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल डिसोसिएशन का कि डिसोसिएट कर रहा है N2O4, टूट रहा है, और दूसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन का एग्जाम्पल है ये, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स डाले इसके एसिटिक एसिड के, तो फिर वो डाइमर बना लेता है, मतलब ऐसे करके, क्योंकि ना 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये ऐसे और ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो 2 डाले थे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो 2 इंटू 60 120 होना चाहिए था, बट सारे के सारे एसोसिएट नहीं करते, थोड़े से एसोसिएट करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसका और इसका दोनों का लेते हैं। तो इस वजह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पर इतना समझ में आया कि पूरा का पूरा डिसोसिएट या पूरा का पूरा एसोसिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2O4 डिकम्पोज करके NO2 बना रहा है, साथ साथ ही NO2 भी कंबाइन कर N2O4 बना रहा है। ऑल राइट? Yes, ma'am. अब थैंक यू। अब इसके अंदर ना हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों, जो जब डिसोसिएशन हो रही है तो हम आपको जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना समझाते हैं। सो हेडिंग लिख सकते हैं आप, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। ओके, सो इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमने AN लिख लिया, जो कि डिसोसिएट हो जाता है इनटू N मॉलिक्यूल्स ऑफ A। ठीक है, जैसे N2O4 से 2 NO2 बन रहे थे, जो N2O4 था, जैसे हमने बच्चों ये वाला रिएक्शन लिखा था कि ये डिसोसिएट हो रहा है, ये N2O4 को आप NO2 के 2 ऐसा करके लिख सकते हो ना, और वो 2 NO2 में बन रहा है, तो यही वाली चीज मैंने इसके लिए लिख दी कि AN, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही है, हम N के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो वो Na बना रहा है। ओके, ऐसे करके अब शुरू में लेट्स से फॉर्मूला हमको डिराइव करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एंड उसका रिलेशन विद वेपर डेंसिटी से। वेपर डेंसिटी याद है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एट STP, और हाइड्रोजन गैस का हमको पता है कि 2 होता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं, लेट्स से शुरू में मैंने बोला कि AN का 1 मोल ही डाला मैंने, ये तो है ही नहीं, तो ये तो एब्सेंट है, तो मैंने डैश लगा दिया। जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, थोड़ी देर बाद जो है ना, ये थोड़े से इसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और A बनाएंगे, तो हमने बोल दिया लेट्स से 1 माइनस एक्स, तो इस केस में DOD क्या हो गई?
अनन्या डीओडी क्या होगी इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अंजलि दे बोले ना, जल्दी से बोलो। NX. मुस्कान, And करीना, डीओडी क्या होती है? याद है वो एक क्लास में करवाए थे, इतने सारे एग्जांपल्स लिख रहे थे, 2A gives 3B, 1A gives 2B ऐसे करके। कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट मैम हुए? x upon 1. x upon 1, यस, थैंक यू मनोज। कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए? x डिसोसिएट हुए अपॉन 1, ओरिजिनली कितना प्रेजेंट थे, ठीक है? तो डीओडी है इधर x, ठीक है? डीओडी ऐसे बोलते हैं बच्चों, पुराना वाला भूल गए शायद, या फिर आज बहुत दिनों बाद। डिग्री ऑफ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो x डिसोसिएट हुए हैं अपॉन 1, ओरिजिनली 1 लिए थे, तो 1 में से x निकले। अभी एक से तो Na बनता है, x निकले तो यहाँ NX बनेगा। दिस इज राइट, ठीक है ना बच्चों? अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। अभी तो हमारा जो डब्बा, जो हमारा कंटेनर है, उसमें AN भी प्रेजेंट है और A भी प्रेजेंट है, तो हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है, ठीक है? ये जो मिक्सचर है उसका हमको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि 80 आ रहा है 92 की जगह, तो क्यों आ रहा है वो 80 वाला चीज, वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट of the mixture is equal to weight of the mixture upon number of moles of the mixture, ठीक है? हम ऐसे तो बोलते हैं मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है, तो मैंने उसको ये लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वेट ऑफ द मिक्सचर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है? और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। So molecular weight of mixture, mass of the mixture क्या होगा? mass of the mixture हो जाएगा moles of AN into molecular weight of AN plus moles of A into molecular weight of A upon total number of moles and moles of mixture, number of moles of mixture. Is this right? देखो बच्चों, इसको ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. अरे बहुत दिनों बाद सब बच्चों के भी एग्जाम खत्म हुए क्या? आज सरप्राइजिंगली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, बीच में कितने कम हो गए थे। ओके, खैर ये चीज बच्चों समझ में आई। इसका मुझे मिक्सचर का मास निकालना Yes, है, कितना ma'am. मास प्रेजेंट है, तो इसके मोल्स इनटू AN का मॉलिक्यूलर वेट प्लस इसके मोल्स इनटू A का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो हम इसको भी लिख देते हैं, खोलकर लिख देते हैं। मोल्स ऑफ AN कितना है? 1 माइनस एक्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AN को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है? प्लस इसके मोल्स हैं NX और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 माइनस एक्स प्लस NX, ये वाली चीज लिख दी। और अब इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ, मिट गया। और ओके,
So this is equal to, इसको खोल लेते हैं, molecular weight of AN minus X into molecular weight of AN plus NX into molecular weight of A upon 1 plus N minus 1 into X. और मैं इसको और इसको काट सकती हूँ. क्या इसको काट सकती हूँ? Yes or no? बताओ प्लीज. कटेगा? ये देखो Yes, ना, ma'am. इसका अगर a का मान लो 10, तो 10 अगर n की वैल्यू 2 हो, 10 इंटू 2 इंटू x, और यहाँ Yes. पर 2 इंटू 10, सॉरी 2x और इंटू 10, तो सेम सेम होगी इसकी वैल्यू, तो ये कट जाएगी. मैं यहाँ पर आ रही हूँ बच्चों, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AN अपॉन 1 प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स. इसको उधर, अच्छा ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर है ना, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AN है. इसको मैं एक और तरीके से लिख देती हूँ. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, उसको हम लिख सकते हैं M ऑब्जर्व्ड, कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 92 आना चाहिए था N2O4 का, बट आया 80 ही, तो वो ऑब्जर्व्ड है. तो इसको मैं ना M ऑब्जर्व्ड भी लिख सकती हूँ. और एग्जैक्ट तो 92 है ना, तो उसको हम M थियोरेटिकल भी कह देते हैं अपॉन 1 प्लस N माइनस 1 एक्स. इस वाले को बोलते हैं मिक्सचर का कि ऑब्जर्व, क्योंकि मिक्सचर बन गया ना, एक्चुअल वाला वैल्यू नहीं रहा, 92 वाला वैल्यू नहीं रहा, अभी 80 आ रहे, 70 आ रहे, 60 आ रहे, कुछ भी आ रहे, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम ऑब्जर्व्ड, जो हमने ऑब्जर्व किया. ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है. थ्योरेटिकल आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो कि N2O4 का 92 होता है, या किसी और का भी डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, PCl 5 दिया है तो उसका इतना होता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है. एंड इसको हम बोल देते हैं एम थ्योरेटिकल. तो अब इसको, हाँ, इसको यहाँ लेके जा रही हूँ और इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ. 1 प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड. ऑलराइट, और इसको हम एक बार यहाँ का नोट डाउन कर लिया बच्चों आपने, लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, मैं इधर को लिख देती हूँ, M theoretical upon 2, दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल D से लिख रखा है NCERT में फॉर्मूले, और M ऑब्जर्व्ड अपॉन 2 को स्मॉल d से लिखा होता है वेपर डेंसिटी, क्योंकि 2 से डिवाइड करें तो वेपर डेंसिटी. अगर मैं इसको ऊपर नीचे डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो इसको मैं कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लिख सकती हूँ. थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी जो एक्चुअली में आप निकाल लेते हो, जैसे 92 N2O4 का है थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, तो उसकी थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 92 अपॉन 2 यानी कि 46, तो वो, ठीक है. और ऑब्जर्व वाली तो आपको दे रखी होगी, ठीक है, वेपर डेंसिटी, जैसे M ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा, या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दे रखी होगी, जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता है. तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू D अपॉन D, और ये बन गया D अपॉन D माइनस 1. मैं ना नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, एक बार प्लीज लिख लो. डन. मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं बच्चों. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो ये वाला फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, विच इज इक्वल टू N minus 1 into x is equal to D upon D minus 1
और n minus 1 into x is equal to d minus d upon d. X is equal to d minus d upon d into n minus 1. So x is my degree of dissociation. ये हमारा फॉर्मूला निकला. डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये आप याद रखोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. और इसमें मैं लिख देती हूँ कैपिटल डी स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है. एक्स अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. जो कैपिटल डी था वो था थियोरेटिकल वाली वेपर डेंसिटी. मैम ब्लर हो गया. अभी ठीक है, Yes. है ना. और स्मॉल डी है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी. और n भी बता देती हूँ, जैसे ये तो मैंने जनरल दिया था. अगर आपको एक कॉमन फॉर्मूला n के लिए, तो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल n होता है. ओके, सो बच्चों समझ में आ गया. अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा कि ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करते हो. और यहाँ पर कभी भी ये जो फॉर्मूला हमने पूरा डिराइव किया है ना, n कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर इधर से देखो, अगर n की वैल्यू 1 हुई, 1 minus 1 0, इंफिनिटी हो जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. और हमने जहां से शुरू किया था वहां से भी आप देख सकते हो, अगर ये 1 है तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है ना, तो n कैन नॉट बी 1. ठीक है, सो n कभी 1 नहीं लेंगे हम. अब मैं इस पे क्वेश्चन देती हूँ और क्वेश्चन के बेसिस पर आप लोग मुझे आंसर बताना. ठीक है, कोई पहले सिंपल सा देती हूँ. सो ये N2O4 वाला ही दे देती हूँ. ये अपना रिएक्शन है, और हमने बोला कि इसके अंदर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 40. फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of N2O4, DOD of N2O4. देखो इतना सा ही क्वेश्चन देगा, देख के इंसान कंफ्यूज हो जाए कि ये पूरी की पूरी क्या हो गया, ये कैसे लिख रखा है. ठीक है, सो एक बार ही देखो, सोचो थोड़ा सा, फिर मैं इसको समझाती हूँ. तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दे रखी है. थियोरेटिकल वाली वेपर डेंसिटी कोई मुझे बता सकता है कितनी होगी? बोलो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है N2O4 का? 92. तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी 92 के हिसाब से थियोरेटिकल? 92 अपॉन 2 46. 46. बस हो गया. ऑब्जर्व्ड वाली को स्मॉल डी लिखते हैं, थियोरेटिकल वाली को कैपिटल डी लिखते हैं, और x जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका फॉर्मूला है d minus d मैम 60/40. n minus 1. और इधर n क्या होगा? 6/40. 2.1, तो यानी कि 2. तो 6/40 है. 46 minus 40 upon 40. 3/20. तो 6 upon 40.
3/20. 3/20 और आपको परसेंटेज डीओडी पूछा तो 3/20 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना हो गया? 94. Yes, ma'am. है ना 15% शायद, है ना, Yes, ma'am. है ना। Yes, तो ma'am, मतलब फंडा समझ में आया। अभी थोड़ा सा बेटर लेवल का क्वेश्चन दूं? Yes, ma'am. Yes. क्या किसी को कुछ पूछना है? The derivation is not important. This is the final formula which is important. इसका वैल्यूज मैंने लिख दिया है। x अपना डीओडी है, डी कैपिटल डी है थ्योरेटिकल वाली वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल वाली कैसा? जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है ना, तो उसकी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी हो जाएगी 22, ठीक है, 44/2। Yes, ma'am. तो ये Right. थ्योरेटिकल वाली होती है। ऑब्जर्व्ड वाली मतलब कि जो हमको ऑब्जर्व, जो हमने खुद से मेजर करी तो हमको जितनी मिल रही है एक्सपेरिमेंट करते टाइम, जब हमको जो वैल्यू मिली वो होती है ऑब्जर्व्ड वाली। और n का फॉर्मूला ये होता है विच विल ऑलवेज वर्क। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ फिर थोड़ा टफ देती हूँ, है ना। क्वेश्चन है x is 50% converted to y और रिएक्शन दे रखा है dy, फाइंड d/d। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, और एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। Ma'am, d/d is equal to 1. नहीं, ये भी गैसेस। n की वैल्यू कितनी ली बेटा? Ma'am, 3. हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे नहीं पता इसका आंसर, सॉल्व करना पड़ेगा। रुको पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास का आंसर कुछ और दे रखा है, वो गलत है, मुझे पता है। अच्छा, x gives 3y, तो n की वैल्यू हो गई 3/1 is equal to 3, Ma'am, 2. d/d is equal to 2. 2 Yes, और d minus d/d into n-1। तो इसको ऐसा करते हैं, पूरी इक्वेशन को स्मॉल d से डिवाइड कर देते हैं। मैम 3 तो x की वैल्यू है ना, सॉरी n की वैल्यू। n is equal to सम ऑफ प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट है अपॉन सम ऑफ रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट है। इसका 1 है, इसके 3 है, तो 3/1। यस। d/d minus 1/2 is equal to x। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो Ma'am, x भी तो 50% है, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी ना। 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया। ए d/d की वैल्यू क्या 1 आ रही है? नहीं Ma'am, 2. 2, हाँ ठीक है, implies d/d is equal to 1 plus 1 equal to 2। वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, प्लीज ये वाला आई होप सबका हो गया हो। एक इसके ऊपर दे देती हूँ और उसके बाद पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ बच्चों, डन डन। डन। ओके, अभी टफ क्वेश्चन, ठीक है, पहले से ही बता रही हूँ टफ क्वेश्चन है, सोच समझ के करना, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, एट 200 डिग्री सेल्सियस बोला है, 1 atm का प्रेशर बोला है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 58, ठीक है। और फिर आपसे पूछा है फाइंड परसेंटेज ऑफ DOD, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और उसके बाद KP निकालो।
मैम PCl5 is equal to एट 200 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर है, तब PCl5 की वेपर डेंसिटी दे रखी है 58। सबसे पहले तो परसेंटेज DOD निकालो, वो आप निकाल सकते हो, यस मैम। फिर हम KP की बात करेंगे, क्योंकि KP में ही आप लोग अटकोगे। वो वाला पार्ट तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोग से हो जाएगा। मैं वापस खड़ी हुई, बार बार ब्लर क्यों हो रहा है? मैम VD ऑब्जर्व्ड है 31। 58 ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है 58। थ्योरेटिकल कितनी होगी? मैं मौलिक मास बताती हूँ। फॉस्फोरस का होता है 31 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो PCl5 का निकाल लो, 31 प्लस 5 इंटू 35.5, और जिसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता देती हूँ, 208.5। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर वेट था। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है 58, और PCl5 का रिएक्शन होता है ऐसे। ठीक है, तो N हो जाएगा AP 1.78 आ रहा है। X की वैल्यू 1.78 कैसे आ सकती है? 1 से तो छोटी आनी चाहिए ना। मैम KP X is equal to मैम 68.6% आ रहा है। बिल्कुल अच्छा। 8.6 आ रहा है मेरे पास, शायद आंसर गलत है। 0.686 पक्का यही आ रहा है? यस मैम। मैम निकाल रहे हैं। तो एक बार मुझे भी कैलकुलेटर पे यूज करने दो, शायद मेरे पास फिर गलत दे रखा है आंसर। 46.25 डिवाइडेड बाय 58, ये 80% आ रहा है बेटा। 79.7 यस मैम 80% आ रहा है ना, 80% लिख लेते इसको लगभग लगभग, तो इसको 0.8 लिख लेते हैं। तो x तो अपना बहुत आसान था, ये तो अपना x की वैल्यू आ गई 0.8। अच्छा परसेंटेज है ना, तो इंटू 100, तो 80%। ठीक है, चल पहला पार्ट तो बहुत आसान था, फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या सबको फर्स्ट पार्ट समझ में आया बच्चों? फर्स्ट पार्ट क्लियर? किसने देख रहा है? यस मैम। करीना का हो गया है। रेस्ट एवरीवन, पूजा, मुस्कान, मनोज, कोमल, कशिश, मैम क्लियर ना? तो फर्स्ट पार्ट हमको समझ में आ गया। परसेंटेज DOD तो आज के टॉपिक के ऊपर था, जो आज पढ़ाया था वो हो गया। अब निकालना है KP। सो KP वाला हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब मैं एक बार उसका प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पर। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं। मैम 1.7 KP की वैल्यू, KP की वैल्यू, 1.7 एक सेकेंड, यस 1.78। किसका निकला ये आंसर? मैम मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। 1.78 ऐसा ही आ रहा है आंसर, 77777 करके जा रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को KP निकालना है। तो KP निकालने के लिए ये अपना रिएक्शन है। तो हमने बोला T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल था। P इक्वल, अच्छा 1 मोल भी नहीं,
एक बार देखना इन्होंने क्या दिया है, शुरू में एक एटीएम प्रेशर दे रखा है ना, 1 मोल ठीक है हम लेके चलते हैं, पर आपको केपी के लिए ये वाला एक एटीएम याद रखना, ठीक है, एक एटीएम प्रेशर दे रखा है। ओके, वापस आता है, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूले की शुरुआत ही ऐसे करी थी कि इसका 1 मोल लिया था, तो यहाँ पर भी 1 मोल से लेके चलते हैं, ठीक है। शुरू में 1 मोल था, इसके x डिसोसिएट हुए, x और x बन गए, ठीक है। अच्छा, अब इतने इतने तो मोल्स है, अगर मैं पूछूं कि टोटल मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो जाएंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स, करेक्ट। यस मैम। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहली चीज, अगर मैं पूछूं प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि केपी एक्सप्रेशन में तो प्रेशर वाला ही लिखता है ना टर्म, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और हमको पता है वो तो 1 atm दे रखा है ना, तो P टोटल इज इक्वल टू 1 atm, या मैं ऐसे करके लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और इसी को अभी हमको P टोटल पता है कि P टोटल की वैल्यू तो एक्चुअली 1 ही है, और X भी आपको पता ही है, तो अभी मैं KP का एक्सप्रेशन लिखती हूँ और फिर वहां पर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। KP हो जाएगा प्रेशर ऑफ PCl3, प्रेशर ऑफ Cl2, प्रेशर ऑफ PCl5, और प्रेशर ऑफ PCl3 कितना है, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। और यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, P टोटल तो 1 ही है तो इसको डायरेक्टली हटा दो, 1 ही है तो 1 हटा ही दो, ये 1 प्लस एक्स और ये वाला 1 प्लस एक्स हट जाएगा, और ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो वो x की वैल्यू थी 0.8, x की वैल्यू थी 0.8, 0.8 को लिख लो 8/10, यानी कि 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 1.777777 कर करके आ जाएगा, देखो प्लीज एक बारी। यस मैम। वेरी गुड, क्या सब लोग को बच्चों समझ में आया? यस मैम। एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों। सब लोग का हो गया, मनोज डन, अनुभव डन, दिव्यांशु, देबुलिना, हर्षिता, करीना डन। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं बच्चों, नहीं, ये वाला जेई का है, 2019 का जनवरी का क्वेश्चन है। 5.1 grams NH4HS इस उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन 3 लीटर के फ्लास्क में, 3 लीटर फ्लास्क एट 327 डिग्री सेल्सियस, 30% of solid NH4SH, solid लिख दिया, हाँ, solid NH4SH is dissociated into ammonia and hydrogen sulfide as gases, as
गैसेस, तो वो बता रहा है कि ये गैसेस बन रही है, ठीक है। फाइंड केपी एट 327 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद उन्होंने आर की वैल्यू दे रखी है, आप लोग को ऑलरेडी पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एस का दे रखा है मास 32 और नाइट्रोजन का दे रखा है 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शंस है 0.242 into 10⁻⁻⁴ ATM का स्क्वायर मैम इससे पहले वाला वो केपी एक बार एक्सप्लेन कर देना। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं वो वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका वो वाला हो गया है ना, तब तक आप प्लीज उसके हवाले का स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट, जैसे कि आप लोग जो है ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सको, ठीक है। 4.9 into 10⁻⁻³ है ATM का स्क्वायर, और ठीक है मैं पुराना वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिनका पुराना वाला हो गया था उन लोग ने ये वाला का क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? आई होप सो, ठीक है। मैं पुराने पेज पे चल रही हूँ, फिर क्वेश्चन मिट जाएगा। ऑलराइट, अच्छा सो ये अभी किसने पूछा था? दिव्यांशु ने, मनोज ने, किसने? मनोज। मैम मैंने। हाँ तो मनोज, यस आपको x की वैल्यू समझ में आई जो DOD निकाली हमने, x वो वाली चीज क्लियर है बेटा? यस मैम। अच्छा, टोटल प्रेशर 1 ATM क्वेश्चन में दिया है वो चीज भी क्लियर है? यस मैम। है ना। अभी इसके अकॉर्डिंग हमने ये कैसे किया ये समझना, तो मैं शुरू से बाय स्क्रैच करती हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो हमारे पास PCl5 है गैसियस स्टेट में, जो कि PCl3 गैसियस एंड Cl2 गैसियस, ठीक है। तो शुरू में T = 0 पर आपने 1 मोल लिया, ठीक है। ये हमने 1 मोल लिया और ये तो हमारे पास था ही नहीं। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो इसके x मोल्स चले गए। अगर इसके x चले गए, अभी एक से एक इससे एक एक बनता है, तो अगर x निकल गए तो XX बनेंगे, यस ठीक है। और इसके बचे, इसके x निकल गए तो इसके इक्विलिब्रियम पर बचे 1 - x, पहली चीज। तो ये तो बेटा हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकले। हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए एट इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, इसके मोल्स, तो 1 - x प्लस x प्लस x 1 + x। ठीक है। अच्छा अब ना हमको उन्होंने केपी निकालने को बोला, करेक्ट। अगर मैं इन जनरल इसी रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखूं तो केपी आप कैसे लिखोगे? प्रेशर ड्यू टू PCl3, प्रेशर ड्यू टू क्लोरीन एंड प्रेशर ड्यू टू PCl5, आप ऐसे ही लिखोगे। अब हमारी समस्या ये हुई कि यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर मांग रहा है PCl3 का, पार्शियल प्रेशर मांग रहा है क्लोरीन का, पार्शियल प्रेशर मांग रहा है PCl5 का। वो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, पर हमको तो पार्शियल प्रेशर नहीं पता है ना, हमको तो नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो डाल्टन एक फॉर्मूला देकर गए थे, एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या बोलकर गए थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। याद है ये वाला फॉर्मूला? यस मैम। है ना, है ना। तो मनोज हमने यही वाला अप्लाई कर दिया। हमको PCl3 का पार्शियल प्रेशर चाहिए ना, हमको नहीं पता पार्शियल प्रेशर कितना है, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमको इनके मोल्स पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x, x अपॉन 1 + x, x अपॉन 1 + x। और ऐसे ही अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 - x हमें मोल फ्रैक्शन निकाले ना इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर?
मैम ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाली चीज। ये वाली चीज समझाऊं? यस मैम। अच्छा, तो बेटा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 माइनस एक्स है ना? Yes, इसके 1 माइनस एक्स है। मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे हमारे पास ए बी सी ये 3 गैसेस है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है और इसके 5 मोल है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 3 प्लस 4 7 7 5 12 3/12 ऐसे, ये मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी बता देती हूँ। xp is equal to 4/12, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ c is equal to 5/12। क्या ये वाली चीज आपको समझ में आई? तो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते कैसे? मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कनेक्टेड है मनोज? मैम Kp इक्वल टू 0.242 ATM स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन ए की बी? मैम 0.242 ATM स्क्वायर। वो तो ऑप्शन बी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। किसका निकला आंसर? मैम मुस्कान। अरे वाह, मुस्कान इज ऑन फायर टुडे। सारे के सारे आंसर एकदम फट 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 फट, वेरी गुड। ये मनोज है कि आ गया ना मनोज? हाँ मनोज, ये वाली चीज समझ में आ गई? कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? आई थिंक इंटरनेट में कुछ इशू चल रहा है क्या? मनोज अनम्यूट। मैम नेट नहीं चल रहा है। नेट में मुश्किल आ रही है। आप सही। अभी बोलूं? यस मैम। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, ये वाली चीज समझ में आई, मोल फ्रैक्शन? यस। अभी यही वाला मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पर अप्लाई किया। इसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यस। इसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और फिर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बताया ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पुराना फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना? तो ये वाला हो गया। यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, और ये x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है केपी के एक्सप्रेशन में। तो केपी कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, और PCl3 का प्रेशर हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1, क्योंकि P टोटल 1 दे रखा है, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1। और आपको x पता है, x की वैल्यू है 0.8, वो आप सब्स्टिट्यूट करो बच्चों और आंसर निकल जाएगा। ऑलराइट, यस मैम। ठीक है। अभी मैं आ रही हूँ जेई वाला क्वेश्चन 2019 का, ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो करेक्ट आंसर तो उसने बता दिया, मुस्कान ने। चल अभी हम लोग सॉल्व करें, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, वो क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि हमने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NH4 इज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने ये लिया। ठीक है, ये हमने लिया 5.1 ग्राम्स, इतना ग्राम्स हमने ये लिया। ठीक है, और उसको 3 लीटर की वेसल में डाल दिया, 3 लीटर की वेसल में। ठीक है, और जब हमने उसको 3 लीटर की वेसल में डाला इतने टेम्परेचर पर, तो ये सॉलिड था अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 30% ऑफ द सॉलिड हाइड्रोजन अमोनियम सल्फाइड डिसोसिएट हो गया इनटू अमोनिया एंड H2S एज गैसेस। तो वो बता रहे इन दोनों को गैस लेना है और ये वाले को सॉलिड लेना, उन्होंने क्लियरली लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग।
उसके बाद उन्होंने बोला कि ये दोनों गैसेस जो बनी, इन दोनों गैसेस की वजह से जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो आपको केपी बताना है। केपी बताना है फॉर दिस रिएक्शन एट 327 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखकर समझाती हूँ। NH4HS था, ये सॉलिड स्टेट में है और ये बना रहा है अमोनिया प्लस H2S, इन दोनों गैसेस। ठीक है, तो केपी का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे बच्चों? केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस अपॉन ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड है, उसको केपी या केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हम, उसकी वजह से नहीं होता प्रेशर, है ना? ये वाला चीज क्लियर? Yes, ma'am. अभी इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो चलो यहीं पर ये वाली चीज भी कर लेते हैं। हाँ, NH4HS का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? NH4HS का मॉलिक्यूलर मास मुस्कान ने ही सॉल्व किया था, मुस्कान ही गायब है। ओके, NH4HS है, इसके 5.1 ग्राम दे रखा है। हम लोग ग्राम्स में बात नहीं करते, मोल्स मोलारिटी उसके टर्म्स में बात करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो बच्चों NH4HS का, जल्दी से फाइंड आउट करो। 42 NH4HS 5 H के हो गए 14 NH4HS का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 19 में 23 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 32, मैम 42 नहीं 19 प्लस 32 51. इक्वल टू 51। ठीक अरे है, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका 51। अब मुझे मोल्स बता दो NH4HS के कितने होंगे? 0.1 5.1 अपॉन 51, तो यस 0.1 मोल हो गए। वेरी गुड। सो दिस इज तो अपने को क्लियर कि ये अपने 0.242 आंसर है। हाँ 0.242 इज द आंसर। किसका आया ये? यस मैम। मनोज का आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन। NH4HS है सॉलिड स्टेट में और ये बना रहा है अमोनिया एंड H2S। T इक्वल टू 0 पर 0.1 मोल लिया। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस एक्स लिखने की जगह ना मैं 1 माइनस एक्स लिख रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें से 30% डिसोसिएट हुआ है ना, तो मेरी DOD कितनी हो जाएगी? ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं। क्या ये वाली चीज समझ में आती है? मैंने ये ऐसा क्यों लिखा? मैंने सिंपली ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से 30% डिसोसिएट हुआ है। 0.1 में से 0.1 का 30% चला गया, तो ये 0.1 इंटू 30% बनेगा ना, और ये भी 0.1 इंटू 30% बनेगा। देखो वाली चीज समझ में आई? यस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x की वैल्यू इज 30% ना, तो x की वैल्यू इज 30%, यानी कि 30/100 यानी कि 0.3। तो ये बन जाएंगे मोल्स, मोल्स लगा दो यहाँ पर, तो 0.1 इंटू 0.3 और ये भी 0.1 इंटू 0.3, तो ये हो गया 0.03 मोल्स और ये भी होगा 0.03 मोल्स। और मोलारिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपॉन 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर मैं क्यों प्रेशर के उसमें नहीं करी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था? क्योंकि क्या हमें इस क्वेश्चन में हाँ, कोई टोटल प्रेशर गिवन ही नहीं है।
नहीं है टोटल प्रेशर गिवन, पहली चीज तो उस टर्म पे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, यहाँ पर देखो आर दे रखा है, टेम्परेचर को उन्होंने लिख रखा है, ठीक है, दो बार ही लिख रखा है टेम्परेचर को 327 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग केपी निकालना है ना, तो केपी का और केसी का क्या रिलेशन होता है? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू डेल्टा एन, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो हमारा रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू डेल्टा एन। तो यहाँ पर हम लोग मोलारिटी निकाले हैं, तो मोलारिटी से तो हमारा निकलता है केसी। ये जेई 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट Ma'am, क्वेश्चन PV है। equal to nRT करते हैं। NH3 और इसकी H2S की अपॉन ये नहीं लेंगे। देखो मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है, सॉलिड स्टेट में हमें क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं, तो टाइम वेस्ट। तो ये हो गया 0.01 इंटू 0.01, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻⁻⁴ केसी की वैल्यू। अब केपी निकाल लेते हैं। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू डेल्टा एन 10⁻⁴। आर ना 0.082 है, उसको 1/12 लिख रही हूँ मैं, और 327 में 273 ऐड करना, 600 बनाना 600. है ना, तो 600, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो 12 1 12 5 60 50, और ये हो गई 10⁻⁻⁴ 50 का स्क्वायर, तो 2500 हो गया ना, 2500, तो 2500 इंटू 10⁻⁻⁴ 0.25 हुआ ना, ये 0.25 0.25 से ऑप्शन मैचिंग वाली चेक कर लो, ऑप्शन नहीं है ना। ये वाली होगी ऑप्शन बी। मैम PV equal to nRT से भी तो कर सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी से से प्रेशर भी कर सकता है, वो वाला केपी इक्वल टू केसी आरटी रेज टू डेल्टा एन, उसी फॉर्मूले से निकाला था, Yes, वो भी ma'am. करेक्ट है ना। चलो गुड बच्चों, दिस इज क्लियर। आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर, द चैप्टर इज वेरी इजी। व्हाट इज डिफिकल्ट इज इस चैप्टर के अंदर डीओडी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एबनॉर्मल वाले पर यही आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस पे जहां पर आप फंसोगे, अटकोगे, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले के अंदर ही अटकोगे, ठीक है। उसके ऊपर हमने, अगर आप लोग ने जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है, मुस्कान ने रेगुलरली अटेंड करी है, अनन्या ने भी अटेंड करी है, करीना ने भी अटेंड करी है, तो आपको याद होगा एक पूरी क्लास बच्चों हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही रखी थी मैंने, आज भी इसलिए न्यूमेरिकल्स ही उठाए। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर के लिए आप लोग को बेनिफिशियल रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल पार्ट अब खत्म कर रही हूँ, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर रही हूँ, और अब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रही हूँ। 15 मिनट बचे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करूँ कि न्यूमेरिकल करवा दूं, क्या करने की इच्छा है? मैम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकली कर ले फिर। इज एवरीवन ओके? न्यूमेरिकल्स करना है कि आयनिक शुरू कर लूं? रिवाइज करना है टॉपिक, सभी न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, मनोज भी न्यूमेरिकल, अभी एक और बच्चे ने न्यूमेरिकल बोला। चलो Yes, फिर मैं ma'am. न्यूमेरिकल ही करना है, चलो फिर मैं न्यूमेरिकल देती हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये वाला है 2005 का, ठीक है। तो इसके अंदर भी सॉलिड NH4HS लिया, is placed in a flask already containing ammonia gas at 0.5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो शुरू में ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है 0.5 atm प्रेशर पर। उसके बाद NH4HS is allowed to decompose। हाँ बेटा, मैम वो उस टाइम पे ब्लर हुआ था तब बोल रहे थे, अच्छा बट सही है। ठीक।
is allowed to decompose to yield ammonia and H2S gas when decomposition reaches equilibrium. The total pressure rises to 0.84 atm. Find Kp. 0.11, 0.17, 0.18, 0.3. ये AIEEE का 2005 का क्वेश्चन है बच्चों. वेरी इजी क्वेश्चन. जब मैं इक्वेशन समझाती हूँ थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेन. आ गया आंसर? ओके. सो क्या खराब होगी. मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों. ओके. सो अमोनियम सल्फाइड है वो हमको जो है उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बस इतना बोला है कि शुरू में सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है. सॉलिड ये प्रेजेंट है, उसको हमने एक फ्लास्क में डाला. ऑप्शन ए इज करेक्ट. किसका निकला? मुस्कान. वेरी गुड मुस्कान. ओके. सो हमने शुरू में ये लिया और हमने उसको एक फ्लास्क में डाला तो अमोनिया गैस उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी और शुरू में जो अमोनिया गैस प्रेजेंट थी उसका प्रेशर इज 0.5 atm. ये हमको 0.5 atm गिवन है. ठीक है. T इक्वल टू 0 पर. T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर हमको नहीं पता है. ठीक है. कितना कितना होगा पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर हमको Kp निकालना है. हमको ये बता रखा है कि शुरू में अमोनिया गैस जो थी उसकी वजह से प्रेशर था 0.5 atm और फिर जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होएगा? अमोनिया और H2S. तो टोटल प्रेशर जो है वो अपना आया 0.84 atm. ठीक है. ओके. सॉल्व किया जाए. अच्छा मुस्कान कैसे किया बेटा बताओ? मैम 0.5 प्लस एक्स और फिर इधर भी x हो गया. फिर हाँ. उन सबको 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.84. x इक्वल टू 0.75 आ गया. फिर Kp इक्वल टू PnH3 इंटू PH2S. वेरी गुड. ओके. सो शुरू में इसका 1 माइनस एक्स मान लो और ये 0.5 वो प्रेजेंट है. ठीक है. सॉरी शुरू में 1 माइनस एक्स में सॉरी 1 शुरू में इसका अब बेसिकली इसको 1 ले लो और ये पॉइंट तो इसका 1 माइनस एक्स लिख लो. ये 0.5 प्लस एक्स और एक्स ये था. ये 1 माइनस एक्स और ये लिखने की जरूरत नहीं है. ये बस मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग एकदम से ये सोचो कि हो क्या गया. बेसिकली ना ये सॉलिड स्टेट में इसकी वजह से प्रेशर नहीं होता है, पर जब ये डिकम्पोज होगा तो प्लस एक्स मतलब ये एक और एक बनाता है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से. तो ये 0.5 प्लस एक्स और यहाँ पर ये एक्स. सिंपली इतना है और बहुत ही आसान. उसके बाद बच्चों तो 0.5 प्लस एक्स इन्हीं दोनों गैसेस है ना. ये तो सॉलिड है, सॉलिड गैस. तो इन सबको ऐड करके 0.84 बनना चाहिए. तो 2x इज इक्वल टू 0.84 माइनस 0.5 तो 0.34 atm. तो x हो गया 0.17 atm और
Kp हो गया प्रेशर अमोनिया का, प्रेशर H2S का, तो 0.5 प्लस 0.17, तो वो हो रहा है, ऐसे लिख देते हैं 0.5 प्लस x प्लस x, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.17 और इंटू x। और इसको मल्टीप्लाई करके 60 में 70 इंटू लगभग 20, 70 इंटू 20, नहीं थोड़ा सा ठीक ठाक सा करना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन आ रहा है। मैम ये 0.114 ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर, यस, वेरी गुड। बच्चों समझ में आया? रेस्ट एवरीवन क्लियर? यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन 2005 का ही, ये वाला सबने लिख लिया यस मैम। है ना? सो वेरी इजी क्वेश्चन 2005 का है बच्चों ये वाला भी, तभी AIEEE होता था, मैंने दिया था 2005 में एग्जाम। तो 2NO2 gas gives 2NO gas, लास्ट पेज ध्यान। O2 gas, और इस रिएक्शन के लिए Kc दे रखा है 1.8 into 10⁻⁻⁶ at 184 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है फॉर दिस रिएक्शन Kp equal to Kc, Kp less than Kc, Kp greater than Kc, और Kp is greater, less or equal to Kc depends upon the total gas pressure. फॉर दिस टेम्परेचर आपको बताना है Kp और Kc के बीच का रिलेशन। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी। Kp greater than Kc, yes, very good। यस मैम, आ गया? ऑप्शन सी। तो Kp is equal to Kc RT raised to delta n, ये है 1.8 into 10⁻⁻⁶, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.0821 into T184 में 273 ऐड करेंगे तो 457। 457 raised to delta n, 2 plus 1 3 minus 2 तो 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे एंड यू कैन क्लियरली टेल द आंसर कि 0.0821 है ना, इसको चाहे तो आप 1/12 लिख लो, समथिंग ग्रेटर ही आ रहा है, तो यस मैम। है ना, मतलब उसको 1/12 लिख लो, 6.8 इसको 12 3 48 3 समथिंग, तो मतलब दिस इनटू 3 इज इक्वल टू दिस, तो क्लियरली Kp बड़ा होगा, Kp बड़ा होगा, है ना, लगभग Yes, लगभग ma'am. करा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. सब बच्चों का? चलो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहाँ ओवर करते हैं, कल अपनी क्लास है 5:30 to 7, तो उसमें आई विल स्टार्ट द चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग द बेसिक्स,
बेसिक्स मतलब कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, कि आर्हीनियस एसिड्स क्या होता है, आर्हीनियस बेस क्या होता है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट आया कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है। फिर ल्यूविस कॉन्सेप्ट आया कि ल्यूविस एसिड्स क्या होता है, ल्यूविस बेस क्या होता है। वो वाली चीजें along with that एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज जो होती है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस, बेस और कॉन्जुगेट एसिड, वो वाली चीजें सब चाहिए। कल का पूरा थ्योरी टाइप होगा लेक्चर, नो न्यूमेरिकल पार्ट, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।